बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था फोटोग्राफ इन लार्जर था उसकी बेटा जो उसका जो लेक्चर था वो सेम वैसा ही था जैसा आपका वो स्लाइड प्रोजेक्टर का था। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, लेक्चर नंबर 15 है और 10th की फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर। ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो सादा माइक्रोस्कोप होती है, चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक जो कन्वेक्स लेंस होता है ये वाला, ठीक है, एक सिंपल जो कन्वेक्स लेंस है बेटा, इस कन्वेक्स लेंस को अगर आप चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहेंगे बेटा ये एक सादी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। कभी आपने देखा होगा वो छोटे छोटे बच्चे या फिर लेबॉर्ट्रीज़ में एक इस तरह से होती है, उसके यहाँ शीशा सा लगा होता है, ठीक है, वो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह, या डॉक्टर भी कुछ इस तरह से, तो समझ ले कि एक सिंपल सादा माइक्रोस्कोप यही है। ठीक है। सो चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए एक सादा लेंस इस्तेमाल होता है जिसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसमें होता क्या है बेटा, जो आपका जिस्म होता है जिसको आपने देखना होता है वो लेंस का जो फोकस होता है उससे आगे रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। तो ये केस मैंने आपको 5वां केस पढ़ाया था कन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें। तो आपने कहा था कि इमेज कहीं यहाँ पे जाके पीछे वर्चुअल इमेज बनती है, याद है कि नहीं याद? आपने कहा था कि यहाँ जाके पीछे कहीं तस्वीर यानी कि इमेज बनेगी और वो वर्चुअल होगी, सीधी होगी, ठीक है, साइज़ में बड़ी होगी। ये बातें सारी आपने पढ़ी थी। उसके बाद बेटा जी आगे चलते हैं, तो इसको ज़रा आप अंडरलाइन कर लें। एक और बात उसने कहा है कि यहाँ पे आपने ये जो आपकी इमेज है, सॉरी आपका ये जो जिस्म है, इसको जब आप देखते हैं तो इस तरह पास करके देखते हैं, ऐसी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जिस्म को देख रहा हूँ तो ऐसे पास करके देख रहा हूँ और पास ला रहा हूँ तो नज़र नहीं आ रहा, ब्लर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हम करीब, इंतहाई करीब पड़े हुए जो अजसाम होते हैं उनको देखने के लिए हम फिर एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं जिसको आप सादा माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बेटा जी आगे चलते हैं ज़रा। तो हमारे पास यहाँ से आप करेंगे क्या, इसकी जो पहली कहते हैं यहाँ तक बेटा आप करेंगे, पहली डाई लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। आगे भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर किसी भी आला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ को देखने के लिए, वो उस जिस्म को जिसको हम देख रहे हैं कितना बड़ा करके दिखा सकता है, ये आप कहेंगे उसकी मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जिस्म है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है, मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ से मैं अपनी आँख से इसको देख रहा हूँ। ठीक है। अब बेटा मैं अपनी आँख से तो इसको देख रहा हूँ, मेरी आँख और आपका ये जो जिस्म है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कह लें वो डी है। कितना डिस्टेंस है? टी डिस्टेंस है। उसके बाद मेरी आँख जो है यहाँ से इसके साथ जो एंगल बना रही है, इस जिस्म के साथ क्या बना रही है, जो एंगल बना रही है, उस एंगल को बेटा आप कहेंगे थीटा। कितना, क्या कहेंगे उसको? थीटा। आपकी आँख उस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना रही है उसको आप कह लें वो थीटा है। जब आप क्या करेंगे, इस जिस्म को उठा के करीब लाते जाएंगे और करीब लाते जाएंगे और यहाँ पे ले आएँ तो क्या होगा, वो तस्वीर आपको वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आएगी। जिस तरह मैं किताब को अगर और करीब लाता जाऊँ, ठीक है, एक पॉइंट होता है बेटा, ये भी एक पॉइंट आप सुन लें, एक पॉइंट होता है जहाँ पे रख के आप किसी जिस्म को वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, उसको नियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। वो आम तौर पे इंसानी आँख का 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर के फासले तक हम
किसी भी जिस्म को आँख से दूर रख के यानी कि करीब यानी कि रख के हम देख सकते हैं। उससे अगर करीब लाएंगे ना तो फिर हमें वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम करीब ले आए हैं थोड़ा सा उठा के और हम इसको देखना चाहते हैं। तो यही हमारी आँख थी जिससे अब हम यहाँ पे ले आए, ऑब्जेक्ट को उठा के करीब ले आए और इतना करीब ले आए बेटा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आँख के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उससे बेटा ये फोकस है आपका, फोकस से आगे आ गया, जिस्म कहाँ पे आ गया, फोकस से आगे। ठीक है, सो इतनी करीब आप ले आए, इसको बहुत करीब ले आए इस जिस्म को। अब इसको आप वाज़िया तौर पे देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, आँख और इस जिस्म के दरमियान एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे। क्या रख देंगे, एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे। अब आपको पता है कि ये जो आपका जिस्म है वो इस लेंस की, ये फोकस जो हमने लिया समझ लें, ये इस लेंस का बेटा, ये आपका जो जिस्म है ये इस लेंस के फोकस से आगे पड़ा हुआ है, यही के समझ लें। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो तस्वीर होती है वो क्या बनती है, वर्चुअल और बड़ी तस्वीर बनती है। तो यहाँ पे जाके कहीं आपकी इमेज यानी कि तस्वीर बन रही है। अब आपकी आँख का इस जिस्म के साथ जो एंगल बन रहा है उसको आप कहेंगे बेटा जी अब थीटा डैश। क्या कहेंगे, तो थीटा वो एंगल था जब आप सिर्फ आँख से देख रहे थे जिस्म को, ऐसे है कि नहीं, और ये वो एंगल है जब आपने आँख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक लेंस रख दिया है, उसको आपने थीटा डैश कह लिया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आपको पता है कि पहले ये जिस्म देखें इतना छोटा सा था, ये है, तो अब उसको बड़ा कर दिया इस लेंस ने, मैग्नीफाई कर दिया। क्या कर दिया है, मैग्नीफाई। ठीक है, अब बेटा जी ये लेंस ने कितना मैग्नीफाई किया है, कितना बड़ा किया है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, कितना ये बड़ा कर सकता है। अगर हमने ये देखना है तो बेटा इसके लिए एक फार्मूला भी आपने याद रखना है। मैग्नीफिकेशन को आप m से ज़ाहिर करेंगे और ये इक्वल होगा किसके, जब आपने लेंस रखा तब कितना एंगल बन रहा था, थीटा डैश, उसको डिवाइड कर देंगे जब आपने लेंस नहीं था रखा, यानी कि सिर्फ आँख से देख रहे हैं नेकेड आई से, तब वो बन रहा था एंगल थीटा। तो इन दोनों एंगल्स को अगर आप आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, इस लेंस की मैग्नीफिकेशन होगी। क्लियर है ये बात। ठीक है जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये और हमारे पास क्या रह गया है, ये अब जो बेटा आपकी तस्वीर और आपकी आँख के दरमियान डिस्टेंस है इसको आप ज़ाहिर करेंगे बेटा जी डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ। और उसके बाद यहाँ पे आपके आँख और आपके जिस्म के दरमियान जो आप देख रहे हैं उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस उसको आप किससे ज़ाहिर करेंगे, डी ओ के साथ। ओ का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितने फासले पे है। ठीक है, और ये जो आपकी आँख और तस्वीर के दरमियान अब फासला बन रहा है उसको आपने किससे ज़ाहिर करना है, डी के साथ। क्लियर हो गया भाई। सो अब इसकी मैग्नीफिकेशन निकालने का, यहाँ पे जो लेंस यूज़ हो रहा है इसकी मैग्नीफिकेशन निकालने का एक और फार्मूला भी है, वो भी आपने लिख लेना है। m इक्वल होता है 1 प्लस डी ओवर एफ की। इसके इक्वल होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। इसमें डी क्या है, डी असल में आपकी आँख और वो जो इमेज बन रही है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। एफ आपको पता है यहाँ पे जो फोकस आ रहा है उसकी फोकल लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बन रही है। ठीक है, सॉरी आपके लेंस तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो बेटा ये फार्मूला पुट करके भी आप किसी भी जो आपके पास जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं मैग्नीफाई करने के लिए उसकी मैग्नीफिकेशन आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ज़रा इसकी जो डेफिनेशन आप बेटा करेंगे वो आप इसकी एक्सरसाइज से करेंगे। समरी में इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन, वहाँ प्रॉपर लिखी हुई है। वैसे तो ये भी कहते हैं द रेशो ऑफ, इधर देखिए मैं आपको समझाता हूँ, वो एंगल जो लेंस रख के आँख और तस्वीर के दरमियान बन रहा है, आपकी तस्वीर के दरमियान बन रहा है, तस्वीर है जिस समय, वो बेटा आपका जो एंगल बन रहा है आपकी आँख और आपकी तस्वीर के दरमियान, वो उसको थीटा डैश, उसकी रेशो ले लें आप। जब आपने बीच में लेंस नहीं था रखा हुआ तब जो एंगल बन रहा, सो द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आई व्हेन लेंस इज प्लेस्ड and
व्हेन देयर इज़ नो लेंस प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। सो वो जो एंगल है इन दोनों की रेशो ले लेंगे तो आपके पास आती है मैग्नीफिकेशन। क्या आती है? मैग्नीफिकेशन। इसको आप बुक वाले ने प्रॉपर इसको डिफ़ाइन किया, वहाँ से आप करेंगे। यहाँ से बेटा देखें, ये पांचवा चौथा पॉइंट है, मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक। मैग्नीफाइंग पावर जिस्म के ऑप्टिकल आले से देखने पर इमेज की आंख पर बनने वाली एंगल और आले के बगैर जिस्म के आंख पर बनने वाले एंगल की निस्बत को कहते हैं, रेशो को निस्बत कहते हैं। वही उसने बात कही है कि वो एंगल जो आला रख के बन रहा है, यहाँ पे आला यानी कि इंस्ट्रूमेंट या आपका कन्वेक्स लेंस है, और वो एंगल जो बगैर आले के बन रहा है, उन दोनों की निस्बत ले लें, रेशो ले लें, तो क्या चीज़ आती है बेटा? मैग्नीफिकेशन आती है। मिल गया कि नहीं? नहीं मिला? चलें ठीक है, कर लिया ना उसको बेटा अंडरलाइन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिजॉल्विंग पावर। तो ये हमने मैग्नीफाइंग पावर देखा था, अभी हमने सारा ये जो डिस्कशन की है। अब हम चलते हैं भाई रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। रिजॉल्व का मतलब होता है वैसे हल करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो करीब करीब पड़े हुई बॉडीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन दो करीब करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स या अजसाम के दरमियान आप फ़र्क करना चाहते हैं, दो छोटे इंतहाई छोटे अजसाम आपस में करीब करीब पड़े हुए हैं, आप देखना चाहते हैं इन दोनों में फ़र्क देखना चाहते हैं कि भाई अगर इनमें फ़र्क देखना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा जी? ये जो चीज़ है कि दो छोटे छोटे पड़े हुए अजसाम के दरमियान फ़र्क करना, इस चीज़ को बेटा कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। हम मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया है, वो इन दोनों के दरमियान इतना फ़र्क बताती है। ये देखो ऊपर वाला मैंने वैसे ही बनाया, ठीक है। मैंने एक और इस्तेमाल की है, वो इस तरह करती है, थोड़ा बड़ा कर दिया उसने। एक और मैंने इस्तेमाल की है, उसने और बड़ा कर दिया उसी चीज़ को। समझ आ गई? यानी कि इस वाले की रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा फ़र्क कर रही है, ठीक हो गया, और ये कम कर रही है। तो इस तरह से कि दो छोटे करीब पड़े हुए साम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना दोनों को आपस में कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है बेटा। ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं, ये अजसाम भी हो सकते हैं, दो करीब पड़े हुए लाइट सोर्स भी हो सकते हैं। समझ लें एक बल्ब ये है, छोटा सा कोई छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल छोटी छोटी, ये कोई लाइट के सोर्स हैं, यहाँ से लाइट निकल रही है इन दोनों में से। तो इन दोनों के दरमियान भी बेटा डिफ्रेंशिएट, ये ऑब्जेक्ट्स ले लें या लाइट सोर्स ले लें, दोनों में फ़र्क करने के लिए बेटा जो चीज़ इस्तेमाल हो गई है जी, ये जो टर्म है इसको बेटा आप क्या कहेंगे? रिजॉल्विंग पावर कहेंगे, ठीक है। तो इसके ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा आप इसकी डेफिनेशन करेंगे ये, ठीक है जी। अब बेटा देखें उसने नीचे बताया हुआ है कि दो इंतहाई करीब पड़े हुए जो अजसाम होते हैं उनको देखने के लिए हम ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला आला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर देखे मैंने भी बनाया है, ठीक है। सो जिस तरह मिसाल के तौर पे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए फिर हम वो वाली माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे हमें वाज़िया तौर पर उनकी तस्वीर नज़र आ सके, ठीक है। इसके अलावा आपने करीब पड़े हुए साम के लिए तो आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं जिनकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो। अब जो दूर पड़ी हुई चीज़ें, सितारे हैं, सियारे हैं, जो हमें यहाँ पे बैठ के छोटे छोटे नज़र आते हैं। अब ऐसे होता है कि दो सितारे आपको करीब करीब जुड़े हुए जो नज़र आते हैं, तो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं टेलीस्कोप। क्या कहते हैं उसको? टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। उस टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा मुफ्ती मुनीब साहब देख रहे होते हैं, हलाल कमेटी वाले, ठीक है, तो वो टेलीस्कोप भी यूज़ कर रहे होते हैं चाँद को देखने के लिए, ठीक है। सो बेटा ये कल के लिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से तैयार करके आइएगा। आज हमने
3 चीज़ें डिस्कस की हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सादा माइक्रोस्कोप, ठीक है, और जो आम बच्चे भी हाथ में पकड़ के वो यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है वो हमने देखा, और हमने तीसरी चीज़ हमने रिजॉल्विंग पावर को देखा, ठीक है जी। तो ये कल के लिए अच्छे से तैयार करके आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। साथ जाओ यार, वो वहाँ से ना पंखा लेके आओ।